नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हर प्रतियोगिता और परीक्षा में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि रीट के महत्वपूर्ण परीक्षाओं के साथ साथ अन्य जो भी कंपटीशंस होते हैं, चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी एग्ज़ाम, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध होता है, क्योंकि यह संविधान सभा का एक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। क्योंकि संविधान हमारे जो वर्तमान में जो संसद है, संविधान सभा है, वह कैसे बनी, किस प्रकार इसमें सदस्य बने, और अंग्रेज़ों के टाइम पे किन किन क्रांतिकारियों ने इसके लिए आंदोलन किए, और हमारे सामने जो आज हम वर्तमान में जो लोकसभा देख रहे हैं, जो राज्यसभा देख रहे हैं, वह इसका वर्तमान रूप कैसे आया, और हमारे देश का संविधान किस प्रकार बनकर तैयार हुआ, सभी का हम एक महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। तो चलिए, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, संविधान सभा का निर्माण, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी संविधान सभा को लाने की। क्योंकि कोई भी देश होता है तो वह देश के एक नियम से चलता है, वह देश नियम और रूल से चलता है। तो उसी कारण जो भारत में भी हमें अंग्रेज़ों से गुलामी से छुटकारा पाकर हमारे भारत को एक संविधान सभा के जरिए चलाने की कोशिश की गई थी। तो इसी को देखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले संविधान सभा की देखिए, हम तो संविधान सभा का सबसे पहले किसने जिक्र किया कि हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए। सबसे पहले गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करने की एक सभा होनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हम ये मानकर चलते हैं कि इससे गांधी जी से भी पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में यह पारित किया था कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो देखते हैं कि 1940 कहानी चलते हैं 1940 की, जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया तो उसमें अंग्रेज़ों ने यह स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होगी। लेकिन इस सभा में सभी व्यक्ति तो होंगे, तो इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर लिया, क्योंकि इस समय इस सभा में अगर अंग्रेज भी होंगे तो फिर वह संविधान सभा हमारे लिए किस काम की होगी। तो इसी को देखते हुए इसको भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में किप्स प्रस्ताव 1942 आया। देखिए, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आ रहा है, उसके बाद में किप्स मिशन 1942 आया। स्पष्ट रूप से अंग्रेजों द्वारा से स्वीकार कर लिया गया कि भारत में संविधान होगा। लेकिन यह संविधान जब संविधान की जब बात करी गई, उस समय हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेज़ों ने यह कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हम भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन यह एक सिर्फ लॉलीपॉप था जो कि भारतीयों को दिया जा रहा था, और इसी को देखते हुए अन्य कईयों ने इसको, जैसे कि महात्मा गांधी ने इसको अस्वीकार किया, और भारतीयों ने भी इसको अस्वीकार कर लिया गया। और यहाँ गांधी जी के द्वारा एक कथन कहा गया कि यह पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई इसको, यानी कि यह एक ऐसा चेक है जो कि डूब चुका है। तो इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी गई, किसको दी गई, तो क्रिप्स प्रस्ताव को दी गई 1942 को। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा। तो ये हमें प्रमुख रूप से याद रखना है। इसके बाद में संविधान सभा का गठन होता है। देखिए, उसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव भी फेल हो गया और अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया। दो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और आगे बढ़ते हैं हम कि अब आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सत्ता आ चुकी थी और वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि भारत में तुरंत एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार 24 मार्च 1946 को संविधान कैबिनेट मिशन का गठन होता है, और इसके 3 सदस्य भारत में आते हैं। सर पैट्रिक लॉरेंस,
जो कि इसके संविधान कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स। ये प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं तीनों के नाम कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफन क्रिप्स। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की गठित होता है और इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट आयोग योजना के तहत। कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इसके सदस्य एवी अलेक्जेंडर, स्टीफन क्रिप्स, ये प्रमुख रूप से इसके सदस्य थे। तो अब आगे चलते हैं हम कि कैबिनेट मिशन आ चुका है अब हमारा, और वह कहेगा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए। कहने का अर्थ ये कि जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने यह कहा कि ठीक है, भारत में संविधान सभा होनी चाहिए और इसके लिए आपको 389 सदस्य बनाने होंगे। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ प्रमुख रूप से 389 सदस्यों का गठन किया गया और अब वो 389 सदस्य कैसे चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए, तो इसका हम व्याख्या करते हैं। देखिए, कुल सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने होने चाहिए? 389। उसमें से अब 292 यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए जाएंगे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद में 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी, यानी कि जो उस समय हमारे वर्तमान में जिस प्रकार हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार ब्रिटिश शासन में 4 प्रमुख केंद्र शासित हुआ करते थे, जिसमें हमारे राजस्थान का एक, दिल्ली और मेरवाड़ा। देखिए, ये 4 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश 4, पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। तो इन जो चारों केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक सदस्य लिया गया, एक एक सदस्य यहाँ से आया, तो 4 सदस्य तो ये हो गए और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए गए। तो इस प्रकार टोटल ब्रिटिश भारत के देखिए तो सदस्य 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य बने। क्वेश्चन ये आएगा कि ब्रिटिश भारत के कुल कितने सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो 296 कितने? 296। अगर ये पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य निर्वाचित थे तो 4। और अगर ये पूछे कि ब्रिटिश प्रांत को लेकर कोई क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, तो 292 सदस्य थे। ये प्रमुख अंतर हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सेटर हमें इसी में उलझाएगा। तो इसके बाद में 389 सदस्य का गठन किया गया, जिसमें से 324 जो सदस्य ने ही भाग लिया, क्योंकि इसने मुस्लिम ने इसका बहिष्कार किया और इस प्रकार 324 सदस्य ही इसका 324 सदस्यों का गठन किया गया। और इसमें से जब संविधान सभा बनकर तैयार हुई तो उस समय हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 294 सदस्य, और जब संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य थे 299 सदस्य। ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट है कि कुल सदस्य 389, मुस्लिम बहिष्कार करने के बाद सदस्य 324, और जब स्वतंत्रता के उपरांत सदस्य संविधान सभा के 299 सदस्य और हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 294 सदस्य। देखिए, 389 में से जो 93 सदस्य थे वह देसी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे। ये मैंने पढ़ाना भूल गया था मैं, तो ये वापस मैं बता देता हूँ आपको कि 389 सदस्यों में टोटल कितने सदस्य थे डिवाइड करें तो 93 सदस्य मनोनीत जो देसी रियासतें थी, और जो भारत में उस समय जो देसी रियासतें थी भारत में, उससे 93 सदस्य निर्वाचित होकर मनोनीत होकर आए और 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए। तो ये टोटल मिला के 389 सदस्य बन गए। उसमें से अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान से कुल कितने थे, तो 14 सदस्य तो संविधान सभा से निर्वाचित होकर आए। उसमें से एक देखते हैं तो अजमेर केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 15। राजस्थान से पूछे तो टोटल 15 सदस्य संविधान सभा से निर्वाचित होकर आए।
और यह आंकड़ा कितना था कि 389 जो सदस्य बनेंगे उस कितनी जनसंख्या के अनुपात पर रहेंगे, तो जो एक सदस्य जो बनेगा वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व के आधार पर, जहां 10 लाख संख्या होगी उस पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस प्रकार उस समय जो 40 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, तो हम ये देखते हैं कि 40 करोड़ जनसंख्या भारत की उस समय थी, तो 1 लाख 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होके आया संविधान सभा में। तो चलते हैं अगला। हमने केंद्र शासित पढ़ लिया कि केंद्र शासित टोटल जो केंद्र शासित थे 4 थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, कर्नाटक और बलूचिस्तान। उसके बाद में अब संविधान सभा का गठन हो चुका है 389 सदस्य की, जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कहा गया कि कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य होने चाहिए। अब उसमें से अब प्रथम बैठक होने जा रही है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होने जा रही है 9 अगस्त 1946। 9 अगस्त 1946 को जो है प्रथम बैठक होगी। पहली बैठक होगी, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि यह वरिष्ठतम सदस्य उस समय के, इसलिए इनके द्वारा इसकी सदस्यता की जाएगी। तो जब हम देखते हैं कि इस संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रहा है, देखो जब ये बैठक होती है तो उसका मुस्लिम लीग द्वारा जो है बहिष्कार किया जाता है। अब ये जब बहिष्कार होगा, हम जानते हैं कि हमारे कहीं पर भी हो, अगर कोई विवाद वाली विषय वाली कोई बात होती है तो उसमें अन्य लोग प्रतिक्रिया दे देते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते थे। जैसे कि वर्तमान में कोई अगर नेता कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो उसके आधार पर कई अलग अलग नेता अपने कमेंट करते हैं। तो उसी प्रकार जब हिंदुस्तान में जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 अगस्त 1946 को हो रही थी, उस समय इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा द्वारा की गई और इस समय मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तो इसी बहिष्कार को देखते हुए विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधान थे, यह जब इस संविधान सभा का बहिष्कार हुआ तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया कि संविधान सभा क्या किया। देखो इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट जारी किया कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तुत वक्तव्य किसके द्वारा जारी किया गया कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी कि संविधान सभा को इन्होंने बैठक को इन्होंने ऐसी दुल्हन कहा है, जिस ऐसा विवाह कहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने कहा? तो मिस्टर चर्चिल ने। अब देखिए इस बैठक जो होगी उसमें बैठक में भाग लेने वाले कितने सदस्य होंगे? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया, उसमें से 9 महिलाओं ने भाग लिया। देखिए 200 सदस्य ही क्यों भाग ले रहे हैं? हमने तो देखा कि 389 सदस्य होंगे, उसमें उसके बाद जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो 324 सदस्य ही बने, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 207 ही क्यों भाग ले रहे हैं? तो इसका ये है कि उस समय देखो 73 जो मुस्लिम सदस्य ने एक तो भाग नहीं लिया, दूसरा जब देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, इसमें 93 देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, ये सभी उपस्थित नहीं थे। तो इसको देखते हुए 207 सदस्य ही प्रथम बैठक में सम्मिलित हो पाए और 9 महिलाओं ने भाग लिया। ये डाटा आप याद रखिए, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो 207 सदस्यों ने, महिलाओं ने कितना भाग लिया? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। और किसने भाग नहीं लिया? तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और देसी रियासतों वाले ने भाग नहीं लिया। 93 देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया और 73 सदस्यों ने, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। तो आगे चलते हैं हम, चलिए देखते हैं गणतंत्र। देखिए अब गणतंत्र, थोड़ा गणतंत्र पढ़ लेते हैं। गणतंत्र क्या होता है? जिस देश का सबसे बड़ा पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है वह गणतंत्र कहलाता है। जैसे कि जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है, वह उनका पद जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो वह उस देश का जो है राष्ट्रपति कहलाता है। तो वही जो वह देश गणतंत्र कहलाता है। यानी कि जो भी हम, जैसे भी हम राजनीति में हम जैसे चुनते हैं तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनना या अप्रत्यक्ष रूप से चुनना, तो वह एक गणतंत्र कहलाता है। तो देखिए अब हमारी जो बैठक हो चुकी है, प्रथम बैठक हो चुकी है, यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हो चुकी है। देखिए एक स्टोरी के तहत हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, कब सबसे पहले आया। सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा होने के लिए कहा गई। उसके बाद में महात्मा गांधी ने 1922 में
यह कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया कि अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन उसको भी नकार दिया गया अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद में जब क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, तो उसमें कहा गया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उसको भी अंग्रेजों ने यह कहकर नकार दिया कि यह एक बाद में हमें सिर्फ ऐसे ही बहला फुसका के हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की जो अंग्रेजी की एक चाल है, तो उसको भी नकार दिया गया। लेकिन जब जब इंग्लैंड में जब सत्ता चेंज हुई तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने और लेबर पार्टी अस्तित्व में आई, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भारत में तुरंत एक संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रकार हमारे सामने 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। और उसके जो थे अलेक्जेंडर और किस जो थे उसके प्रमुख अध्यक्ष थे, तो इनकी 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी, उसके तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और गठन होने के बाद 389 सदस्य बने, उसमें से मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, सम्मिलित नहीं हुए। उसके बाद में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो उसमें भी जो मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। और उसके बाद में जब पहली बैठक ख़त्म हो चुकी है, पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, उसमें से 9 महिलाओं ने भाग लिया। और अब हम चलते हैं कि उसके बाद क्या होगा। पहली बैठक समाप्त हो चुकी है देखिए, तो अब 9 दिसंबर को पहली बैठक समाप्त हो गई है। उसके बाद में 10 दिसंबर एक दिन निकल गया। उसके बाद में 11 दिसंबर की बात करते हैं कि 11 दिसंबर को संविधान सभा में क्या होने जा रहा है। तो देखिए 11 दिसंबर की डेट है, 11 दिसंबर 1946 की डेट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा में चुन लिया जाता है। यानी कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बार किसे चुना गया, तो किसे चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद में देखिए 13 दिसंबर 1946 को, उसके बाद में एक दिन निकला। उसके बाद में जब 13 दिसंबर 1946 को बात आई, तो यहाँ पर देखिए नेहरू जी, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आ गए कि भारत का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार संविधान सभा में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव बना के लेके आए, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। अब पारित नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं इसको कि उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कब आए, उद्देश्य प्रस्ताव कब लेकर आए नेहरू जी, तो 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद में जब ये पारित नहीं हो पाया, अब इस पारित क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय हमने पूर्व में पढ़ा है कि उस समय मुस्लिम लीग भी बहिष्कार कर रही थी और देसी रियासतें भी अपने अपने आप को, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना नहीं रखना, ये अपना भविष्य क्या होगा, ये प्रमुख रूप से निर्णय ले नहीं पाए। तो उसी के कारण संविधान सभा में वह उपस्थित नहीं थी। तो इसी कारण जो था वह उद्देश्य प्रस्ताव नहीं लाया गया, तो इसी कारण पारित नहीं हो पाया। लेकर तो आ गए नेहरू जी, लेकिन इसको पारित नहीं किया गया। अब ये पारित कब होगा, ये पारित 1947 में, यानी कि अगले साल होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 13 दिसंबर तो बात हो चुकी है, तो अगले साल यानी कि अगले महीने में जब 22 दिसंबर 1946 की बात आती है, तो यह इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और जो वर्तमान जो हमारी संविधान सभा है उसका आधार बना। जैसे कि हमारा अभी जो उद्देश्य प्रस्ताव है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसी प्रकार वही उद्देश्य जिसमें कि भारत का भविष्य होता है कि भविष्य कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार जो 22 जनवरी 1947 को इस प्रकार जो सभी की उपस्थिति में इसके स्वीकार कर लिया गया। और आगे की हम कहानी देखते हैं। अब तो देखिए जो प्रारंभिक बैठकों जब हुई, प्रारंभिक बैठकें जब हुई, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, उस समय हम जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग नहीं लिया। इसका मुख्य वजह ये है कि देखिए जब इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा, तो ये मुस्लिम लीग की ये उस समय अध्यक्ष नहीं थे, चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। तो उसके बाद में जब बंगाल से चुनाव लड़े, तो मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं बंगाल की सीट से। और कौन सी सीट से, तो जयसूर कुलना सीट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको संविधान सभा का जनक कहा जाता है, इसलिए हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानना जरूरी है, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान था। वैसे सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन विशेष जो योगदान देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर का था।
तो इसी को देखते हुए ये जब पूर्वी सीट बांग्लादेश जो कि जयसूर खुलना सीट से जब चुनाव लड़ते हैं तो ये जीत जाते हैं, लेकिन यह बाद में बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है। तो जब भारत का विभाजन हो जाता है तो वह भी सीट उसमें चली जाती है। तो उसके बाद देखिए जो संवैधानिक सलाहकार होते हैं बी एन राव संवैधानिक सलाहकार होते हैं, वह राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष है संविधान सभा के, उनको पत्र लिखते हैं। उनको कहते हैं कि हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य में रखने की बहुत का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो वह बीजी खेर जो कि उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको एक पत्र लिखते हैं और बॉम्बे से एक रिक्त पद किया जाता है, जहाँ से फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदस्य बनते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस सीट से जो लोकसभा संविधान सभा के सदस्य थे। तो बॉम्बे सीट भी अगर ऑप्शन में आती है तो बॉम्बे सीट, नहीं तो जयसूर खुलना सीट से, दोनों में से जो भी ऑप्शन आए उसमें से आपको टिक करना है। अब देखिए प्रारूप समिति का जो एजेंडा बी एन राव ने तैयार किया, क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे, क्योंकि ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रह चुके हो, इन्होंने बर्मा का संविधान भी तैयार किया। तो इन्होंने सबसे पहले संविधान प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप समिति को हम पांडुलिंग समिति या ड्राफ्ट कमेटी भी कह सकते हैं। इसी के अध्यक्ष जब बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। पूछता है ये क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य 7 सदस्य भी इसके सदस्य थे, जैसे नुसरत सुहानी, मुंशी डॉक्टर के मुंशी, टी कृष्णमाचार्य, माधवराव और मोहम्मद सादुल्ला, ये प्रमुख रूप से के सदस्य थे। नुसरत मुहानी, मुंशी, टी कृष्णमाचार्य, माधवराव और मोहम्मद सादुल्ला, ये इसके सदस्य थे प्रमुख। और इनका कार्य था कि प्रारूप पर विचार विमर्श करना, प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करना इनका प्रमुख कार्य था। देखिए अब संविधान सभा गठित हो चुकी है, तो इसके कुल अधिवेशन कितने होंगे, तो 12 अधिवेशन होंगे। अंतिम जो अधिवेशन होता है वह एक बैठक होती है, जो कि 24 जनवरी 1949 को इसकी अंतिम बैठक होती है, जिसको भी इसमें हम काउंट करते हैं तो कुल 12 अधिवेशन इसके आते हैं। तो पूछे क्वेश्चन कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने थे, तो 12 थे। अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। प्रथम बैठक में हम जानते हैं कि प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाद रसूल इसकी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और संविधान सभा के 15 सदस्य कौन थे, देखिए राजस्थान से संविधान सभा के 15 सदस्य कौन थे, तो 14 तो देसी रियासतों के सदस्य थे और एक अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से सदस्य थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो थे वह अजमेर मेरवाड़ा से जो थे वह इसके सदस्य थे संविधान सभा के। क्वेश्चन बनता है कि जो चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा से सदस्य कौन थे संविधान सभा के प्रारंभ में, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कुल कितने सदस्य राजस्थान से हुए, तो 15, 14 देसी रियासतों के, एक अजमेरा जो है उस प्रांत के। अब देखिए कि 324 जो थे मुस्लिम सभा बहिष्कार करने वाले थे, हम जानते हैं। अब देखिए संविधान सभा के सचिव कौन थे, यहाँ देखेंगे कि संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव बने। और संविधान सभा के प्रारूपकार कौन बने, तो एल एन मुखर्जी संविधान सभा के प्रारूपकार थे। और प्रथम उपाध्यक्ष बने फ्रैंक एंथोनी इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने। और संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने फ्रैंक एंथोनी। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने, जब संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष बने एच सी मुखम इसके संविधान सभा के जो है सेकंड उपाध्यक्ष बने। अब चलते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया। देखिए संविधान सभा का गठन हो चुका है, अब संविधान बनकर भी बन चुका है, तो 12 अधिवेशन भी हो चुके हैं इसके। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा आंशिक रूप से संविधान लागू करती है, इसी कारण हम उसको विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन वर्तमान में हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए हैं। देखिए उस समय 26 अनुच्छेद लागू होते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने अनुच्छेद
लागू हुए तो 26 अनुच्छेद लागू हुए। इसका जिक्र अनुच्छेद 394 में दिया हुआ है कि नागरिकों से संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख 16 अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू होता है। इसी कारण हम 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। तो संविधान लागू 2 तारीख को हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, जिसमें से 26 अनुच्छेद लागू हुए, जिसकी जिसकी उल्लेख इसमें तो 394 संविधान में उल्लेख है। और 24 जनवरी 1949 को अंतिम संविधान की बैठक हुई, उसमें उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1949 को हम जानते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक हुई और उसमें जैसे जैसे 294 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने इस संविधान सभा में हस्ताक्षर किए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 294 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर किए। अंतिम हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का निर्वाचित की बैठक में चुनाव होता है। अब संविधान सभा, देखिए संविधान सभा हम जानते हैं कि संविधान सभा जब बन गई थी, जब बन रही थी, तब वह 2 रूपों में काम करती थी। इम्पोर्टेंट है, संविधान निर्माण के रूप में कि संविधान निर्माण करना है हमें, तो उस समय संविधान सभा निर्माण के रूप में भी कार्य करेगी और दूसरा संसद के रूप में भी कार्य करेगी। संसद के रूप में भी कार्य करेगी और संविधान निर्माण के रूप में भी कार्य करेगी। संविधान निर्माण के रूप में जब कार्य करेगी उस समय इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये उस समय अध्यक्ष थे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे राजेंद्र प्रसाद। अब अगर संविधान सभा को संसद के रूप में काम करेगी, उस समय इसके अध्यक्ष होंगे जीवी मालवकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इन्होंने संसद के रूप में अपना कार्यभार आरंभ किया 17 नवंबर 1957 से 1947 से कार्य आरंभ कर दिया था। अंतरिम राष्ट्रपति का अर्थ ये होता है कि जब तक आगे नया राष्ट्रपति नहीं बनता है, तब तक राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति बनेगा। इसका उल्लेख 1980 के अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख खत्म किया गया और 26 जनवरी 1949 को सारे अनुच्छेद लागू होंगे और 300 इसका जिक्र 395 अनुच्छेद में है। कुल मिला के जो राष्ट्रपति, जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है, उस समय 1900 अनुच्छेद के तहत इनका पद समाप्त किया गया और प्रथम राष्ट्रपति बनकर तैयार हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। 26 जनवरी 1949 को सारे अनुच्छेद लागू हो गए, जिसका उल्लेख 395 अनुच्छेद में है। और 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1949 तक जो है वह भारत शासन अधिनियम 1945 के तहत शासन लागू हुआ, क्योंकि हमारे संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब देखिए, संविधान हिंदुओं की संस्था कुछ कथन और भी कहते हैं संविधान सभा के बारे में कि हिंदुओं की संस्था किसने कहा संविधान सभा को, तो लॉर्ड साइमन ने। यह वही लॉर्ड साइमन है जो साइमन कमीशन लेकर आए थे, जो कि 26 जनवरी तक लागू हुआ था। अब इसको हम देखते हैं कि देखिए, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा, तो लॉर्ड साइमन ने कहा। और एक जाति की संस्था किसने कहा कि संविधान सभा एक जाति की सभा है, तो इसको कहा चर्चिल ने कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये प्रमुख आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया। देखिए, और एक कथन और कहा गया कि कांग्रेस जो संविधान सभा थी उसमें 208 सदस्य केवल कांग्रेस के थे, तो इसी कारण संविधान का मतलब कांग्रेस है। ये किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कथन कहा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान का मतलब कांग्रेस है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी राव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यहाँ भीमराव अम्बेडकर। तो राजेंद्र प्रसाद ने इनको दक्ष पायलट की संज्ञा दी, किसको दी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और के वी राव ने इनको न केवल ये जनक है बल्कि जननी भी है
यह संज्ञा दी इनको। और आधुनिक भारत का मनो भी B.R. अम्बेडकर को संज्ञा दी गई। अब संसद की जो वर्तमान में जो संसद है उसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1992 को। 13 मई 1992 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1991 में, क्योंकि जो संविधान सभा 26 नवंबर 1947 से ही हमारे संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, इसी कारण इसका जो है संशोधन पहले हो चुका था। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।